हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का। ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इसकी आज हम क्लास नंबर 1 लेंगे और इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि बायो एनर्जेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और 2 से 3 टॉपिक हम कवर भी करेंगे। आगे चलने से पहले अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, एंडोजेनिक एंड एक्सर्जेनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंड उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद एनर्जी रिच कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, उसके क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। ये चीजें आपको इस पूरे चैप्टर्स के अंदर कवर करनी है। तो शुरू करते हैं हम और बात करते हैं कि क्या होते हैं आपके बायो एनर्जेटिक्स। देखो, नाम में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग और एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि लिविंग बीइंग्स में किस तरीके से हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं उसका नाम बायो एनर्जेटिक्स हो जाता है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं वो एनर्जी जो कि यूटिलाइजेबल होती है उसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर। अब चलते हैं, स्टार्ट करते, देखते हैं कि क्या होता है। बायो एनर्जेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप एनर्जी को ऐसे नहीं खाते हो कि एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी नहीं, आप खाना खाते हैं, है ना। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, ये सारी चीजें खा रहे होंगे। इसके मेटाबोलाइजेशन के बाद जब आपको एनर्जी मिलती है तो वो ट्रांसफॉर्म की गई है ना। सिंपल सी बात है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर या जो भी है, ठीक है। तो उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ताकि हम यूटिलाइजेबल एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। The goal of bioenergetics is to describe how living organisms acquire and transform energy in order to perform biological function। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसको हम बायोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम हो रहे होंगे, आप ऐसे अगर सो भी रहे तब भी आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका हार्ट धड़क रहा है ना, आपका ब्रेन काम कर रहा है, सब कुछ काम करता है, उनको एनर्जी तो चाहिए। ठीक है, आप रेस्पायर भी कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी किस तरीके से एनर्जी को एक्वायर करती है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करती है, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन। देखिए, एटीपी जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, हर एक सेल की एनर्जी करेंसी होती है। जैसे आप पैसा खर्च करते हैं, हमारी बॉडी एटीपी खर्च करती है, ठीक है, हर एक काम के लिए। इसके बाद द गोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस आर टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम द अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड टू ब्रेक डाउन एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई बाय यूजिंग इट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, एटीपी कैसे बनता है? मेटाबॉलिज्म से आपका एटीपी फॉर्म होता है। बहुत सारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है जो कि जिसका फाइनल प्रोडक्ट एटीपी हमें मिलता है, क्योंकि यही तो हमें चाहिए। ठीक है, अब एटीपी खर्च किया जाता है आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए। तो जब ये खर्च होता है, ये कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, है ना। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आप लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और ये होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये कब होगा? जब एटीपी खर्च हो रहा होगा। बार बार मैं यही शब्द बोलूंगी, खर्च होना और बनाना दोनों अलग बात है। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी चीज आप बना रहे हैं, है ना, ये अलग बातें होती है। इन अ सेल द रेशियो ऑफ एटीपी एंड एडीपी कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द एनर्जी चार्ज। काफी बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनर्जी चार्ज।
तो आपका जवाब सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो रेशियो एटीपी और एडीपी का होता है उसी को हम एनर्जी चार्ज के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत बार एनर्जी चार्ज देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं बता रही हूं एनर्जी चार्ज इज एटीपी रेशियो एडीपी। देन a cell can use this energy charge to relay information about cellular needs, मतलब किसकी क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसका काम वो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बॉडी में एटीपी ज्यादा हो, ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ काम चलता रहेगा। इफ देर इज मोर एटीपी देन एडीपी अवेलेबल द सेल कैन यूज एटीपी टू डू वर्क, बट लेकिन अगर एडीपी की वैल्यू ज्यादा हो जाए एटीपी से तो ये हमारी बॉडी को मंजूर नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि बॉडी में एटीपी की कमी है और इसको बनाना पड़ेगा, जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तभी तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी तो ये काम भी कर पाएगा, है ना। तो देखिए, अगर एटीपी की वैल्यू ज्यादा है एडीपी से तब तो बढ़िया है, सब कुछ चंगा है, बॉडी काम करती रहेगी। लेकिन अगर एटीपी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाए एडीपी से तो ये हमारी बॉडी मंजूर नहीं करती है, और इसी को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नाम आपने सुना होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा ताकि हमारी बॉडी में एटीपी दोबारा फॉर्म हो सके और वो एडीपी से ज्यादा हो सके। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, कभी भी एडीपी की वैल्यू एटीपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन अगर एडीपी ज्यादा हो जाएगा तब क्या करोगे, है ना। तो ये होती है पूरी की पूरी प्रोसेस, ये है पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री एनर्जी का, ये क्या होता है। देखिए, फ्री एनर्जी कुछ नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम आपने सुना होगा, वही है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, वो टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो कि यूटिलाइजेबल होती है। अब मैंने आपको बहुत सारे पैसे दे दिए, बहुत सारे, 10,000, 20,000, 30,000, कितने भी दे दिए, और मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक खर्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है या फिर कुछ सेकंड ही दिए, तो आपने उन सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करी, यानी कितना पैसा खर्च करा, वही आपके लिए यूटिलाइजेबल है, बाकी तो मैं वापस ले लूंगी, है ना। वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होती है, वो एनर्जी जो कि यूटिलाइजेबल होती है ना, टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो कि हमारी बॉडी यूज कर सकती है उसको फ्री एनर्जी बोला जाता है। तो अगर मैं इसको लिखूं, यूटिलाइजेबल एनर्जी फ्रॉम द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। सिंपल सी बात। एवरी लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म वर्क टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। इन्हीं 3 चीजों के लिए हमारी बॉडी जिंदा है ना। सबसे पहले हमें जिंदा रहना है, ग्रो करना है और रिप्रोडक्शन करना है। बाकी इन सब के लिए बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है, वो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन प्राइमरी बात यही होती है कि हमको जिंदा रहना है, ग्रो करना है और रिप्रोडक्शन करना है। खत्म कहानी, ठीक है। अब इसके दौरान बहुत सारी चीजों का, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे ना, है ना, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर्वाइवल द फिटेस्ट, ये वाला नाम तो आपने सुना होगा, थ्योरी आपने सुनी होगी, वही है। द एनर्जी प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड बाय द बेसिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। वो मैं आपको बताऊंगी, जो दोनों थर्मोडायनेमिक्स के लॉज थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज नॉन एज फ्री एनर्जी। यही चीज मैंने आपको बताई कि काम करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चेंजेस इन द फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी आर वैल्यूबल इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कितनी आपका चेंज हुआ, है ना, उस फ्री एनर्जी के अंदर, ये क्या बताता है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो कितनी फिजिबल होगी। ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं। द रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, यानी कि कभी कभी रिएक्शंस अपने आप भी हो सकती हैं। कब होगी अपने आप, जब हमारे पास इनफ
फ्री एनर्जी नहीं है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि अपने आप हो जाती है। अब आप फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ से नीचे उतरना चाह रहे हैं, है ना, आप ऐसे खड़े हो जाइए इस तरीके से, तो ग्रेविटी आपको अपने आप तरफ खींच लेती है ना। अब उसको चोट लग कह लो या जो भी मर्जी आपको कह लीजिए, तो वही होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि जब आप चीजों के अलोंग चलते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस होती है। सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं, कुछ कुछ नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस भी होती है। ये क्या होता है फंडा, ये आप आगे समझोगे, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट में बी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब। अगर अगर भैया जो हीट है वो अब्सॉर्ब हो रही है, यानी प्लस का साइन अगर मैंने लगाया है, इसका मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यही कहानी मैं थोड़ी सी पलट दूं, अगर मैं इधर माइनस हीट लगा दूं, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। सिंपल सी कहानी ये समझो कि अगर हीट रिलीज हो रही है ना, बाहर निकल रही है, कब निकलेगी बाहर, हीट कब निकलती है बाहर, जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, उस समय पर हीट निकलती है, और जब वो हीट निकलेगी तो उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर यही चीज मैं थोड़ी पलट दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो यही कहानी बदलकर हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक एक्सर्जेनिक, दूसरी एंडोजेनिक। एक चीज याद रखिएगा कि एक्सर्जेनिक ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो मैंने अभी अभी लिखवाया है ना आपको, वो इसी के लिए। ठीक है, चलो देखें। Exergenic implies the release of energy from a spontaneous chemical reaction without any utilization of energy। इनका कहना क्या है कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कुछ भी रिएक्शन, आप मान लीजिए किसी का भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अगर मैं ये मानकर चलूं, ये लो फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये है ना, को हो गई कंप्लीट। ये होता है। अब अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहां से, आपको सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ चीज तोड़ते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है बाहर, और वही प्रोसेस आपका एक्सर्जेनिक प्रोसेस होता है। ना तो आपने यहाँ पर कोई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करा है, ना ही आपने यहाँ पर कोई यूज की है एनर्जी, बस एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे याद रखिएगा। और एक और चीज कि ये जो है ये जो होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शंस अपने आप होने वाली है, अपने आप। इसके बाद द रिएक्शंस आर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एज दीज हैव एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यही मैं आपको बोल रही थी कि जितनी भी हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, ब्रेक डाउन करते हैं, वो सारी रिएक्शंस हमारी एक्सर्जेनिक या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी निकलती है, यूज नहीं होती है। इसके बाद मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इज एविडेंटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी पाथवेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा ही दिया है, एक और लिख लीजिए, रेस्पिरेटरी पाथवे में यही होगा कि वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, आप बनाते नहीं एनर्जी। ठीक है, आप खर्च नहीं कर रहे हो एनर्जी, सिर्फ रिलीज हो रही। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है द बॉन्ड दैट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रॉन्गर देन द क्लीव्ड बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। सिंपल सी बात है कि जो बॉन्ड बने वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्लीव्ड बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनसे। द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, जिसको जी बोला जाता है, इन एन एक्सर्जेनिक रिएक्शन। अब ये क्या होगा, है ना, देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो दैट मीन्स कि वो नेगेटिव होगा, अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन एक और आपके पास एक रिएक्शन होती है, एक टर्म देखो, एक रिएक्शन मैं आपको दूंगी, और ये रिएक्शन आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो ये काफी हेल्प करेगी आपको वो करने में। देखो सबसे पहली चीज कि डेल्टा जी कैसे निकलता है। डेल्टा जी आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है। कोई भी चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये इनिशियल क्या होता है? रिएक्टेंट। फाइनल क्या होता है? प्रोडक्ट। तो आप अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं, हमारे पास डेल्टा जी आ जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा जी 0 से कम आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, इट मींस कि डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ये एक्सर्जेनिक रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ये सारी कहानी इसी के लिए है। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी सिर्फ एक्सोथर्मिक के लिए ही है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोजेनिक रिएक्शन। बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए, उल्टा एकदम सब कुछ। जैसे एंडोजेनिक इन टर्न इट इज द ऑपोजिशन ऑफ एक्सर्जेनिक इन बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। यानी यहां पर अब आप एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। खर्च से मेरा मतलब है यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। पैसे खर्च कब होते हैं? जब आप उनको यूज करते हो। Most of the anabolic reactions like photosynthesis, DNA and protein synthesis are एंडोजेनिक reactions। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप दुनिया में कुछ भी बना रहे हैं, है ना, कुछ भी नई चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। और जब आप कुछ चीज बनाते हैं तो वो कभी अपने आप नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अब यहां पर हीट रिलीज नहीं होगी, अब्सॉर्ब होती है, खर्च होती है। द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी जी इन एन एक्सर्जेनिक, ये एंडोजेनिक है। ठीक है, एंडोजेनिक रिएक्शन इज डिनोटेड एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डी प्रोडक्ट प्लस जी रिएक्टेंट। बस ये हो जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। और एक चीज कि यहां पर जो डेल्टा जी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स के नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड दैट इज, एक और चीज आप लिख सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो ये सारी कहानी है आपके एंडोजेनिक रिएक्शंस की। ठीक है, अब एक छोटी सी डिफरेंशिएशन टेबल कर लेते हैं दोनों के बीच में, देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों का। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सर्जेनिक रिएक्शन में। तो इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और यहाँ फ्री एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। फ्री एनर्जी इज अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप यूटिलाइज करते हो, खर्च करते हो। बस ये याद रखिएगा। Here gives free energy is negative, हमेशा डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। और यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है, एक्सर्जेनिक रिएक्शन इंडिकेट दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सिस्टम। यानी कि एनर्जी रिलीज होती है और यहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है बाय द सिस्टम। पूरा सिस्टम उससे वो जो है एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्सर्जेनिक, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो एंडोजेनिक होती है। कि शुरुआत में मैंने आपको लिखवा दिया था इसीलिए। इसके बाद एक्सर्जेनिक रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू बिगिन, क्योंकि हमको तो एनर्जी खर्च करनी नहीं है, तो ये अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यहां पर आपको एनर्जी खर्च करनी होगी, तभी जाकर आपको जो है आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। इट इज अ डाउन हिल रिएक्शन, और ये अपहिल होता है। अब ये समझो कैसे। डाउन हिल से मेरा मतलब है पहाड़ से नीचे उतरना। ठीक है, अपने आप हो जाता है। लेकिन जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ना। और यही प्रोसेस आपका क्या हो जाता है? एंडोजेनिक। अब एक चीज कि क्योंकि ये डाउनहिल रिएक्शन है, कोई एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये पैसिव प्रोसेस होता है। और अपहिल रिएक्शन एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जितनी भी ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन होती है, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस, वो सारी की सारी एक्सर्जेनिक होती है। और जिसके अंदर आप किसी भी चीज का सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, वो सारी रिएक्शंस एंडोजेनिक हो जाती हैं। एग्जाम्पल डीएनए आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, सबका सिंथेसिस एंडोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन एंडोजेनिक और एक्सर्जेनिक।
तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया एंड थैंक यू।